हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं भारत के राष्ट्रवाद का पार्ट 4। ठीक है, जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था वो इसके अंदर हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फुल एंड फाइनल, और उसके बाद मैं संडे को एक लाइव रखूंगा। ठीक है, जिसके अंदर जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, साथ में जो भी आपके डाउट होंगे चैप्टर से रिलेटेड वो भी क्लियर करूंगा। और इसी के साथ साथ हम इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे, ताकि मेरे को पूरा भरोसा हो जाए कि हाँ, बच्चों को पूरे अच्छे तरीके से चैप्टर क्लियर हो चुका है और वो फुल मार्क्स लाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ओके, चलो जी। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है मैं यहीं पर बताता हूँ आपको। और साथ ही में वेबसाइट जो है वो आपके लिए बना रखी है, नोट्स जो है वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सिंपल क्लिक के साथ वेबसाइट में नोट्स ओपन हो जाएंगे। जाओगे वेबसाइट, देखोगे, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सपोर्ट करना चाहो तो वहां पर जो ऐड होगी उस पर क्लिक कर सकते हो, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा। वैसे तो पेमेंट मेथड है, बट अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेबसाइट पे रुकोगे 10 सेकंड तो वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट ही हो जाएगा। अब आते हैं जी हमारे अलग अलग चैनल पे। इन सारों के चारों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो वो जो बाकी चैनल थे उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था। अगर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अगर आपने नहीं देखा, हाथ जोड़ के विनती है पहले वो जाकर देख कर आना, क्योंकि तीनों के तीनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी वे में हम ये चैप्टर कर रहे हैं। ओके, और थर्ड पार्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में दे रखा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमने क्या देखा था, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। वो नमक कानून जब तोड़ा गांधी जी ने, उसके बाद अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, और हर लोगों ने अपने फायदे के लिए किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। जैसे कि जो अमीर किसान थे उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, गरीब किसानों ने अपने फायदे के लिए किया था, व्यवसायिक वर्ग ने अपने फायदे के लिए किया था, और साथ ही में हमारे जो श्रमिक थे उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, और फिर महिलाओं ने भी किया था। महिलाओं का ऐसा कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं था, ना ही हुआ, बट बाकी उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में देखने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करा। क्यों नहीं करा, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार आपसे, डायरेक्ट इसी फॉर्म में आंसर लिख कर आना है। और जो रेड में है ना, मैं शायद पहले भी बता चुका हूं कि जो रेड में दे रखे और अंडरलाइन दे रखे है, बोल्ड दे रखे है, उसको एग्जाम में भी आपको अंडरलाइन करके आना है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, दलितों का सीमित भागीदारी या दलितों की सीमित भागीदारी। बहुत सारे ऐसे दलित लोग थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करा, बहुत छोटे लेवल पे पार्टिसिपेट करा। रीजन क्या था, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में उस टाइम जो है वो बहुत सारे ऊंची कास्ट के हिंदू भी थे। ठीक है, उच्च वर्ग के जिनको हिंदू बोला जाता था, और वो कहीं ना भेदभाव करते थे। ठीक है, दलितों से। अब बाकी जो कांग्रेस के लीडर वो डर गए कि यार अगर हमने दलितों का सपोर्ट लिया तो ये जो हमारे हाई क्लास हिंदू हैं, जो कांग्रेस की बड़ी बड़ी लीडरशिप है, वो बुरा मान जाएगी। तो इसलिए उन्होंने दलितों का सपोर्ट देने से मना कर दिया, और ये बात दलितों को भी अच्छी नहीं लगी कि यार हमारे से भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इसलिए दलितों ने बोला कि हम आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत कम लेवल पे दलितों ने पार्टिसिपेट करा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ओके, चलो। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमित होने का, वो ये था कि मुसलमानों की कम भागीदारी। बहुत बड़े लेवल पे मुसलमानों ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा। रीजन क्या था, जब आपको याद होगा असहयोग खिलाफत आंदोलन जब हमारा चला था तो गांधी जी ने वो वापस ले लिया था। चौरा चौरी के अंदर लड़ाई हुई थी ना, है ना, पुलिस और सत्याग्रह के बीच में। इसके लिए गांधी जी ने वो वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। उसके बाद जो मुसलमान है उनको थोड़ा सा कांग्रेस से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस है ना उनके साथ भेदभाव कर रही है, अलग थलग महसूस करा रही है। ऐसा क्यों लग रहा था मुसलमानों को, हमारे मुसलमानों को, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि जो कांग्रेस है वो हिंदू महासभा और हिंदू धर्म से अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई थी। और ये बात जो थी वो मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी कि यार ये हिंदू धर्म से क्यों जुड़े हुए हैं, ये खुल्लम खुल्ला हिंदू महासभा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से बहुत बड़े लेवल पर जो हमारे मुस्लिम थे उन्होंने जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जिसको हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करा। ठीक है, तीसरा रीजन क्या था, तीसरा रीजन ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अलग अलग लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। जैसे कि आपको पता है, अमीर किसानों की अलग थी, अपनी आकांक्षाएं थी, वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। गरीब किसान अपने फायदे के लिए कर रहे थे। ठीक है, जो व्यवसायिक वर्ग है वो अपने फायदे के लिए, सब अपने अपने फायदे के लिए कर रहे थे। वो सारे एक नहीं हो पा रहे थे, संगठित नहीं हो पा रहे थे। इसी की वजह से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो सीमित हो गया था। ठीक है, और ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं, 1857 में 1857 में भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए आजादी पाने में। उसका भी एक मेन रीजन यही है कि हम सब है ना, अलग अलग डिमांड थी सब लोगों की। ठीक है, चलो। बाकी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस में व्यापारी वर्ग का समर्थन किया, जिसके कारण औद्योगिक श्रमिकों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग नहीं लिया। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो कांग्रेस थी उसने क्या किया था, श्रमिक लोगों का सपोर्ट नहीं लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से श्रमिक लोग मतलब श्रमिक लोगों की डिमांड को वो पूरा नहीं कर सके। श्रमिक लोग क्या चाहते थे, उनकी जो सैलरी है, वेजेस है, उसको बढ़ाया जाए, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जिस उसमें काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री में, उसका थोड़ा सुधार वगैरह किया जाए, साफ सफाई रखी जाए। ये चीज जो है वो कांग्रेस सपोर्ट करने को राजी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो व्यवसाय के मालिक थे, यानी जो हमारे व्यवसायिक वर्ग थे, उस फैक्ट्री के मालिक थे, ठीक है, जिनके अंडर ये वर्कर काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए पैसे दे रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने सोचा यार अगर हमें एक तरह से पैसे मिल रहे हैं तो फिर हम उनको ही धोखा कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे कांग्रेस थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो हमारे श्रमिक थे उनका सपोर्ट नहीं लिया, और श्रमिकों ने भी बहुत बड़े लेवल पे इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को पैसे चाहिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए, जो कि व्यवसायिक वर्ग दे रहा था। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि दलितों ने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करा। रीजन क्या था वो मैं आपको बताऊंगा, बट एक और चीज बता दूं, अगर एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, आप यही पॉइंट लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है। बट अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है तो आपको पता है 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो एक चीज और बता देता हूँ कि दलितों की सीमित भागीदारी में कुछ पोर्शन आप और ऐड कर सकते हो, और साथ में मुसलमानों की कम भागीदारी में भी कुछ पोर्शन और ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो वो ये नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा नहीं लिखना, कुछ कुछ पॉइंट लिखने हैं, मैं बताता हूँ है क्या। देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता है जो सनातनियों को ठेस ना पहुंचाने के डर से कांग्रेस ने दलितों की उपेक्षा की, तिरस्कार किया, उनका सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है। बट अगर मैं कांग्रेस से हटकर महात्मा गांधी जी पे आऊं, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो अछूतों को देवता का संतान मानते थे, भगवानों का बेटा मानते थे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड मानते थे। वो कहते थे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और हम अगले 100 साल तक आजादी नहीं ले पाएंगे अगर आपने दलितों के साथ सेम व्यवहार रखा तो, ठीक है। जब तक आप दलितों को साथ लेकर नहीं चलोगे, उनके साथ सही व्यवहार नहीं करोगे, तब तक 100 सालों तक भी हम अपनी आजादी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये कहते थे हमारे महात्मा गांधी। और एक दूसरे और हमारे बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी दलितों के सपोर्ट में थे, बहुत आगे उन्होंने बहुत काम किया दलितों के लिए। वो खुद एक दलित थे, उन्होंने बहुत पढ़ाई वगैरह करी, नाम भी पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1930 में क्या किया था, दलितों के लिए एक दलित वर्ग एसोसिएशन भी बनाई थी, ठीक है। और याद होगा गांधी जी दूसरी में सम्मेलन में गए थे जहां पर वार्ता टूट गई थी, तो ये भी दूसरी में सम्मेलन में गए थे वहां पर, और इन्होंने बोला कि हमारे जो दलित है ना उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करी। अब ये अलग निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है उसके लिए मैं एक बार पेन ले लेता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं कि अलग निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। लेट्स अज्यूम कि एक एरिया है, ठीक है, जहां पर है ना 90% जो लोग हैं वो दलित रहते हैं, ठीक है, और 10% जो है वो अलग रहते हैं, दूसरे हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है, मतलब उच्च कोटि के हिंदू जिनको माना जाता है वो है। और वैसे उच्च कोटि का हिंदू तो कोई नहीं होता, सारे बराबर होते हैं, बट फिर भी जो बुक में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और साथ में जो बाकी धर्म के लोग हैं वो हैं। तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि अगर किसी एरिया में ज्यादा दलित रहते हैं, तो क्योंकि पास्ट में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, तो आप क्या करो कि जो दलित हैं, अगर किसी एरिया में दलित ज्यादा रहते हैं, तो जो इलेक्शन में खड़ा होने का राइट होगा वो भी दलित को होगा। यहां तक सब कुछ ठीक था, बट उन्होंने ये बोला कि वोटिंग भी सिर्फ दलित ही देंगे, यानी वोट भी वहां पर दलित ही देंगे। और ये बात जो है वो कांग्रेस उसने ब्रिटिश ने तो मान ली, क्योंकि ब्रिटिश तो चाहती यही थी डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और सत्ता पाओ, है ना। बट जो हमारे गांधी जी थे वो बिल्कुल आमरण अनशन पे उतर गए। उन्होंने बोला यार ये बहुत गलत बात है, दलितों के साथ बहुत बुरा हुआ है पास्ट में, ये हमको भी पता है। बट अगर आप दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड करोगे और बोलोगे कि जिस एरिया में दलित ज्यादा है वही वोट दे सकते हैं और सिर्फ वही खड़े हो सकते हैं, तो वो कभी भी हमारे समाज से मिल नहीं पाएंगे। उनको अगर मुख्य धारा में लाना है, सबके साथ लाना है, तो उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र एक बहुत ही खराब डिसीजन रहेगा, ठीक है। बट अंबेडकर जी ने भी बोला नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और क्या पता आगे भी हो, तो निर्वाचन क्षेत्र जो है उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र एक सही डिसीजन है। एक तरफ गांधी जी, एक तरफ बी आर अम्बेडकर, दोनों आमने सामने खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया कि जो गांधी जी थे वो बिल्कुल अनशन पे उतर गए कि जी जब तक आप ये अपनी डिमांड वापस नहीं देते ना, मैं भूख हड़ताल करूंगा, चाहे मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डिमांड तो मैं पूरी नहीं होने दूंगा। उसके बाद बी आर अम्बेडकर को भी लगा कि यार सही है, ठीक है, मतलब उनको भी लगा कि यार मेरे को बात तो सुननी चाहिए इनकी, तो गांधी जी की उन्होंने बात सुनी, ठीक है। तो फिर गांधी जी भी थोड़ा पीछे हटे
और हमारे भीमराव अम्बेडकर भी थोड़ा पीछे हटे, और दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि सितंबर 1932 में उन्होंने फैसला किया, एक पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। अब ये पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट ऑफ 1932 में ये बोला गया कि दलित वर्ग में जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति होती है उनके लिए केंद्र विधान परिषदों में सीटें आरक्षित करी जाएगी, ठीक है, प्रांतीय में और केंद्रीय विधान परिषद में, जो आज भी है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आज क्या होता है, मतलब ये वाला सिस्टम तो नहीं है आज, बट आज होता क्या है, मान लो किसी एरिया में दलित ज्यादा रहते हैं तो वोट देने का राइट तो सबको है, ठीक है, मतलब जो ये वाला जो अगर मैं बात करूं अलग निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, वोट देने का राइट भी सिर्फ दलितों को होता है, बट ऐसा नहीं है। आज क्या है कि वोट देने का राइट सबको है, बट हाँ जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो दलित समाज से ही होगा अगर उस एरिया में दलित ज्यादा रहते तो। इस बात पे दोनों की दोनों एग्री हो गए, गांधी जी भी एग्री हो गए, भीमराव अम्बेडकर जी भी एग्री हो गए कि जी हाँ बात ठीक है, हम दोनों के दोनों इस पे एग्री हैं। और आज भी सीटें रिजर्व है, जैसे कि आपको पता है केंद्र जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा में 84 सीटें जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व है, और 47 जो है आसपास वो जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। ओके चलो जी, आई होप ये बात पता चल गई। तो ये दलित का आपको पता चल गया ना कि कांग्रेस, बट फिर भी मैं आपको बता दूं बहुत सारे जो दलित थे वो कांग्रेस को फिर भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कांग्रेस का डिस्क्रिमिनेशन जो था वो गांधी जी जो थे वो ठीक थे, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिनका थोड़ा रवैया अच्छा नहीं था दलितों के प्रति, और ये बात दलितों को भी अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, जो आंदोलन वगैरह थे कांग्रेस के किसी भी तरीके के राष्ट्रीय आंदोलन को इतना बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करा। और अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मैं आपको बता दूं मुस्लिम के एक नेता थे जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, ये नाम आपने सुना होगा अपनी लाइफ में, और अगर नहीं सुना तो सुन लो, यही पर्सन है जिसने इंडिया को तोड़ा था। इसी की वजह से जो एक अलग कंट्री बनी थी पाकिस्तान, ठीक है। अब इन्होंने भी क्या किया कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उनको लेकर बोला कि यार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे, मेरे को भी दो, मतलब मुस्लिम के लिए भी दो। जबकि जो भीमराव अम्बेडकर ने ये तर्क दिया कि मैंने तो एक अलग निर्वाचन क्षेत्र सिर्फ इस वजह से मांगा था क्योंकि पास में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बट हिंदू मुस्लिम तो कहीं से साथ में रह रहे हैं, ठीक है। जाति के लिए अलग देना अलग बात है, बट आप धर्म को लेकर अगर अलग बनाओगे तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी किसी एरिया में अगर मुस्लिम ज्यादा है, 90% मुस्लिम है, तो मुस्लिम ही इलेक्ट हो सकते हैं और मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, तो ये बात तो बहुत गलत है। तो इसलिए फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी बात वापस ले ली, बट उन्होंने बोला कि जहां जहां पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं ना वहां पर आप मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित कर दो। इस पे भी एग्री नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यार धर्म के नाम पे सीटें रिजर्व करना ये सही नहीं है, ठीक है। देखो इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, ठीक है, यहूदी जैन बुद्ध, सब लोग रहते हैं। अगर सब ये बोलेंगे यार हमारे धर्म के लोग इस एरिया में ज्यादा रहते हैं तो हमको आरक्षित सीटें दे दो, पृथक निर्वाचन मंडल दे दो, ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए जब 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था तो उसमें इनकी बात को पूरी तरीके से नकार दिया कि धर्म के नाम पे नहीं। हाँ कोई जाति है अगर मुस्लिम में तो आप उनके लिए उनको भी दलितों के उसमें श्रेणी में डाल सकते हो और वहां से शायद आपको मिल सकता है, बट ऐसे आरक्षित नहीं की जाएगी सीटें। तो ऐसे फिर उसने फिर अपनी अलग कंट्री बना ली, ठीक है, उसको मतलब बेड़ा ही गर्क कर दिया उसने बिल्कुल इंडिया का, और उसने अपनी एक अलग कंट्री ले ली जो कि एक सही नहीं था, एक तरीका जो होता है वो सही नहीं था, ठीक है। इंडिया में हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये एक अच्छे नेता थे तो इनको अच्छा काम करना चाहिए था, ना कि कंट्री को डिवाइड करना चाहिए था। यस और नो? चलो जी, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे जिसने कंट्री को तोड़ा है वो अच्छा तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग इनको मुस्लिम भी नहीं मानते। अब वो मतलब अलग रीजन है, कभी मैं आपको बताऊंगा, बट आप आई होप आपको पता चल गया हो कि ये भी चाहते थे एक पृथक निर्वाचन मंडल मिले मुस्लिम को, बट कहीं ना कहीं इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि धर्म के नाम पे ऐसा करने से ना भेदभाव बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम और दूर जाएंगे, उनको पास लाने के लिए उनको इक्वालिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई पर्टिकुलर जाति के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसी वजह से दलितों को दिया गया था एक प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, ये है हमारा लास्ट टॉपिक, और जी 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसमें डिट्टो आएगा, ठीक है। चलो जी ये मेरा माउस, ओके। सामूहिक अपनेपन का भाव टॉपिक का नाम है ये। इस टॉपिक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या। देखो इंडिया में है ना उस समय भी इस समय भी, बट उस समय भी अलग अलग धर्म अलग अलग जाति अलग अलग कल्चर अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते थे नहीं रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे के सारे लोग उस टाइम में रहते थे। उनकी अलग अलग लैंग्वेज भी थी, कोई हिंदी स्पीकिंग था, कोई पंजाबी स्पीकिंग, कोई उर्दू स्पीकिंग,
ठीक है, कोई तमिल था, कोई तेलुगु था, सारे के सारे लोगों की अलग अलग भाषाएं थी। और जब इन लोगों की अलग अलग भाषाएं थी तो इन सबको साथ में लाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए जिससे ये सारे के सारे लोग जो है वो साथ में आ सके। अब कौन कौन से स्टेप लिए गए उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको रीड कर देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है कि सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष के अनुभव के माध्यम से पैदा हुई थी। मतलब हम सारे के सारे मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अलग अलग लैंग्वेज के लोग जब सारे मिलकर साथ में आंदोलन कर रहे थे तो तब तो अपनेपन की भावना आई थी। बट इसके साथ साथ कुछ और भी स्टेप लिए गए ताकि सब लोगों को साथ में किया जा सके। देखो, अगर हिंदू अलग जाता, मुस्लिम अलग जाता, सिख अलग जाता, जैनी अलग जाता, सारे बुद्धिस्ट अलग जाते और सारे के सारे लोग अगर अलग अलग जाते तो हमको कभी भी आजादी नहीं मिल पाती। जैसा कि मैंने आपको बोला 1857 में भी हम इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि मेन रीजन यही था कि कहीं ना कहीं लोग सारे अलग अलग जा रहे थे। तो ऐसा ना हो इसके लिए अपनेपन की भावना जगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। साथ में हम मिलकर आंदोलन कर रहे थे, उससे एक अच्छी चीज तो हो रही थी, बट और भी बहुत सारे स्टेप लिए गए जिससे सब साथ में आ सके, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रिया भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग में छा गया था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें करी गई जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागे। जब आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागेगी तभी तो आप अंग्रेजों से फाइट करोगे, ठीक है। जब आप में देशभक्ति नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि जी इंडिया में ब्रिटिश का रूल है या स्पेनिश का रूल है या किसका रूल है या किसका, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मौज लो, है ना। बट लोगों में जब देशभक्ति की भावना जागेगी तब उनको लगेगा कि हाँ यार, हमारा देश जो है वो हमारा है और हम ही शासन करेंगे इस देश पे, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए। क्या क्या स्टेप लिए गए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये टेबुलर में बनाना है आपको, ठीक है। अब ये रहा पेन। तो पहला पॉइंट तो है कि भारत माता की छवि, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब। दूसरा है कि भारतीय लोक कथाओं का पुनर्जीवन, और साथ में चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग, और इतिहास की पुनर्व्याख्या। अब इसका मतलब क्या है, देखो, भारत माता की छवि, अब इसका मतलब बताता हूं मैं आपको। देखो, जब मैं बोलता हूं भारत माता तो भारत माता किसकी है? हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई की है, जैन की है, सबकी है भारत माता। यस और नो? भारत माता जो है सबकी है। और ये कॉन्सेप्ट उसी समय लाया गया था, ये जो चीज है भारत माता, ये उसी समय लाया गया था ताकि सारे के सारे लोग जो हैं वो मिलकर आंदोलन कर सके। वैसे भारत माता जो है वो बहुत पहले से हैं, ठीक है, भारत माता को बोलते थे। बट इस आंदोलन को, यानी हमारे इस सबको अपनेपन की भावना लाने के लिए ये बोला गया कि भारत माता सबकी माता है। आपको इस देश के लिए, इसको अपनी अगर माँ जैसा प्यार करते हो तो इसको आजाद करवाने के लिए हमें अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा और सबको साथ में आना पड़ेगा। तो चाहे हिंदू था, चाहे मुस्लिम था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, चाहे कोई भी धर्म का लोग था या कोई भी लैंग्वेज के लोग थे, उन्होंने सबने आके भारत माता के नारे लगाए और ब्रिटिशरों में आजादी एक तरह से ली और सारे के सारे एक तरह से सेम आ गए। अब वो अलग अलग नहीं जा रहे थे, सबकी डिमांड थी कि जी भारत माता को आप छोड़ दो यहाँ से। ब्रिटिश को बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप सबकी सेम डिमांड हो गई, है ना। तो यही बात लिखी हुई है कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। मतलब धीरे धीरे लोग भारत को भारत माता कहने लगे, ठीक है। भारत माता क्या है? एक रूपक है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि भारत माता का एड्रेस दे दो तो ऐसे मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो एक रूपक है। इनको देश के प्रति, देश को एक तरह से, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम भारत माता बोलते हैं हमें पता है हम भारत की बात कर रहे हैं। यस और नो? ठीक है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि भारत माता की छवि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने द्वारा बनाई गई थी 1870 के दशक में। उन्होंने मातृभूमि के लिए एक भजन भी दिया था, ठीक है, भजन का रूप भी दिया था उसको, जिसका नाम है वंदे मातरम। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। मेरा एक दोस्त है, वो बंगाली है, ठीक है। तो उसने ना मेरे को एक बात बताई है। अब मेरे को नहीं पता कि ये बात सही है या गलत है, बट आप अगर वेस्ट बंगाल से हो या बंगाली हो तो मेरे को ये बात जरूर बताना। उसका बोलना था कि बहुत सारी ऐसी सरनेम थे जो अंग्रेजों के टाइम में चेंज हो गए, क्योंकि अंग्रेजों से वो नाम बोला नहीं जाता था, जैसे चट्टोपाध्याय, ठीक है। बहुत सारे तो हमारे लोग भी नहीं बोल पाएंगे नाम चट्टोपाध्याय। बट हुआ क्या था कि उसने ये बताया था कि चट्टोपाध्याय ना धीरे 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 नाम नहीं बोला जाता था, तो अंग्रेजों ने चट्टोपाध्याय का चैटर्जी कर दिया, है ना। क्योंकि उनके लिए चैटर्जी नाम बोलना ज्यादा आसान था। अभी ये मेरे को नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, आप मेरे को बताना। अगर नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से एक बार जरूर वेरीफाई करके बताना। कहीं वो जो दोस्त है मेरा ठस्से दे रहा हूँ मेरे को, बड़ा वेरीफाई करना, ठीक है, बताना जरूर। ओके,
तो उसके बाद हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही वंदे मातरम का नारा भी दिया, और हमारा एक उपन्यास था आनंद मठ, जहां पर ये वंदे मातरम का ये जो गीत था इसको सम्मिलित भी किया गया। और जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये अपने बंगाल में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसमें ये गीत जो था वो बहुत बड़े लेवल पे गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम के बहुत बड़े लेवल पे नारे लगाए गए थे और ये इसका गुणगान किया गया था। ओके चलो, उसके बाद मैं बता दूं कि स्वदेशी आंदोलन की ही प्रेरणा से, इसी आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से ही जो अबिंदरनाथ टैगोर थे, उन्होंने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया, पेंटिंग वगैरह बनाई, जिन्होंने सन्यासिनी दिखाया था हमारी भारत माता को, शांत गंभीर देवी की तरह आध्यात्मिक गुण थे उनके अंदर, ये सारी की सारी चीजें दिखाई थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये पिक्चर है हमारी भारत माता की, तो एक तरह से देवी जैसा दिखाया है, भारत माता तो देवी जैसा ही दिखाया है। ओके, तो अबिंदरनाथ टैगोर ये 1905 में पिक्चर बनाई थी उन्होंने। ठीक है, चलो जी, आई होप ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत ना आई हो आपको। अगर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधा ये बताओ कि लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना जगाने के लिए क्या किया, तो ये सारे पॉइंट आप लिखोगे क्योंकि आगे भी है ना, तो आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी से कुछ कुछ पॉइंट जो है वो आप हटा सकते हो। ठीक है, आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो कि भारत को भारत माता की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, भारत को भारत माता की तरह चित्रित किया गया, और ये चित्रण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले किया था, और इन्होंने भारत वंदे मातरम का नारा भी दिया गया था, जो आनंद मठ में बाद में लिखा गया और स्वदेशी आंदोलन में इसका यूज किया गया। ऐसे आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं बड़ा इसलिए कर रहा हूं कि मान लो आपको अलग से क्वेश्चन आ जाए कि भारत माता के बारे में, भारत माता की छवि ने कैसे सामूहिक अपनेपन की भावना बढ़ाने में भारत के लोगों की हेल्प करी, तो आप ये पूरा लिख पाओ। 3 नंबर में अलग क्वेश्चन आया, इसने मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है। ओके चलो, भारत माता की पिक्चर आपको दिखा दी है। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट वाला टॉपिक था हमारा भारतीय लोक कथाओं का पुनर्जीवन। ठीक है, देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, आप है ना अगर किसी देश को खत्म करना चाहते हो ना, और देश को मतलब मिटाना चाहते हो, तो आपको उससे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका कल्चर खत्म कर दो। ठीक है, आप किसी भी कंट्री में जाओ और वहां के लोगों का जो कल्चर हो ना उसको खत्म कर दो, और उनको ये एहसास दिला दो कि आपका कल्चर जो है वो खराब है, धीरे धीरे उनकी सभ्यता खुद ही खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही कुछ अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, हमारी जो लोक कथाएं थी ये सारी का सारा खत्म कर दिया। उनका ये मानना था कि मतलब लोग है ना, अब अंग्रेजों को ये मानते थे कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले गए तो हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं, हमारे पास तो खुद का कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोग ये भी समझते थे उस टाइम। ठीक है, बट हमने क्या किया, हमारी जो लोक कथाएं वगैरह हैं उनको एकत्रित करना शुरू किया, और लोगों को बताया कि हमारा पास्ट जो है, हमारी जो जर्नी है, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, हमारे राजाओं ने, हमारे लोगों ने बहुत जान दी है, बहुत सहयोग भी किया है, बहुत सारी कहानियां को इकट्ठा किया। ठीक है, और लोगों के सामने रखा। ओके, तो यही बात लिखी हुई है कि 19, और इससे सारे के सारे लोग सेम भी है ना। देखो जब, देखो जैसे इंडिया में है, हम कोई, जब मैं बोलता हूँ कि इंडिया इंडिया का, जब मैं सुपर हीरो, जब मैं इंडिया के हीरोज की बात करता हूँ, फ्रीडम फाइटर की बात करता हूँ, तब मैं क्या ये बोलता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बंगालियों के हीरो है? मैं बोलता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी भारत के हीरो हैं। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो भारत के हीरो थे, है ना। तो ये सारे के सारे लोगों की अलग अलग कहानियां इकट्ठा की गई, और सबको सबको सुनाया गया, और सबको इकट्ठा करके बताया गया। ऐसा क्यों किया गया कि एक बंदा, एक लैंग्वेज का बंदा दूसरी लैंग्वेज की जो कहानियां उसको सुन सके और उससे प्रेरणा ले सके कि हाँ ये भी हमारे साथ है ना। तो ऐसे अपनेपन की भावना आती है जब हम किसी दूसरे इंसान के बारे में जानते हैं, किसी दूसरे फ्रीडम फाइटर के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया हो, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी हो, तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि हाँ यार ये हमारे हीरो है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, कोई भी लैंग्वेज हो उनकी, है ना। तो यही किया गया कि 19वीं शताब्दी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने लोगों के द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वह लोकगीतों और जन त्रुतियों, मतलब श्रुतियों, इसका मतलब है जो श्लोक वगैरह थे ना, वो को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति को सही तस्वीर पेश कर सकती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है ना। उनका ये मानना था दोबारा लोगों में एक देशभक्ति की भावना कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, ये भावना जगाने के लिए हमारी संस्कृति जो है, हमारी कहानियां की बहुत अहम भूमिका, और उसके लिए उसको इकट्ठा किया जाने लगा। मैं आपको बता दूं बंगाल में तो खुद जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने खुद जो गाथा थी, गीत थे, बाल गीत थे, उनको खुद इकट्ठा करने के लिए वो निकल पड़े। और मैं आपको बता दूं मद्रास में जो हमारे नतेशा शास्त्री थे, उन्होंने एक बेसिकली एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया।
ठीक है, जिसमें एक गंभीर लोक कथाएं वगैरह थी और 4 प्रखंड थे इसके अलग अलग, 4 खंडों में बांटा गया था इसको। और उनका तो मानना था, हमारे नतेशा शास्त्री जी का तो मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, यानी हमारी लोक कथा ही राष्ट्रीय साहित्य है हमारा। ठीक है, और यह लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। ठीक है, मतलब लोगों की क्या क्या विचार हैं और हमारे पहले क्या विचार थे उसको हम कैसे जगा सकते हैं, इस मामले में साहित्य जो है सबसे बढ़िया है। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट लिखा है चिन्हों और प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया सबको साथ में लाने के लिए। ये तो बड़ा सिंपल है यार, जैसे कि ओके, भारत का जो फ्लैग है वो किसका फ्लैग है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी लैंग्वेज का है, द आंसर इज नो, सबका है। और ये भी एक स्टेप लिया गया था, चिन्ह वगैरह का यूज किया गया था ताकि हम सारे के सारे साथ में आए। यही एक बात लिखी हुई है, मैं आपको एक फ्लैग दिखाऊंगा, जो आज का हमारा भारत का झंडा है वो पहले अलग था। तो यही बात लिखी हुई है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसका रंग जो था वो हरा था, पीला था, लाल था, तैयार किया गया। ठीक है, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। दिखाने से पहले ये वाली लाइन पढ़ देता हूँ मैं। इसमें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 कमल मैं आपको दिखाऊंगा। उस झंडे में ना 8 कमल के फूल है जो ब्रिटिश के 8 प्रांतों को दिखाते थे, ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को दिखाते थे। और साथ ही में हिंदू और मुस्लिम को का प्रतिनिधित्व करते हुए सूरज और चांद को दिखाते थे। दिखाऊं अब, ये देखो जी, ये वाला दिख रहा है, हरा, पीला, लाल, 1 2 3 4 5 6 7 8, वंदे मातरम लिखा हुआ है बीच में, ये चांद और ये अपना सूरज। ठीक है जी, चांद और सूरज। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया वो आपको। तो इस प्रतीकों का यूज किया गया सबको साथ में लाने के लिए। मैक्सिमम जो है इंडिया में उस समय, जब हमारा भारत जो था बड़ा भारत था, इसका मतलब है पाकिस्तान बांग्लादेश साथ में थे, तो हिंदू और मुस्लिम की मेजोरिटी बहुत ज्यादा थी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए चांद, क्योंकि बहुत सारे त्योहार मुस्लिम में चांद के ऊपर होते हैं, ईद वगैरह है ना। और हिंदू जो है वो प्रतीक जो होता है वो सूर्य, है ना, हम सूर्य नमस्कार या सूर्य की पूजा वगैरह करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट। ओके, चलो। और उसके बाद हमारे गांधी जी, इन 1921 तक महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया था, उन्होंने भी स्वराज का झंडा तैयार किया था, वो भी दिखाऊंगा, उसी पेज पे था। सफेद रंग का, हरा रंग का, लाल रंग का, बीच में था चरखा। ठीक है, और उसका भी यूज किया गया था जब भी झंडा झंडा थामे हुए लोग कभी भी अभिक्षा वगैरह का संदेश देते थे और आंदोलन वगैरह करते थे। ये रहा जी हमारे गांधी जी का झंडा, सफेद, हरा, लाल। ठीक है, चलो, और ये बीच में चरखा है 1921 में। ठीक है जी, चलो। अब लास्ट एक और चीज करी गई, लास्ट वाला पॉइंट है इतिहास की पुनर्व्याख्या। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अगर किसी बंदे को, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर है ना आप चाहते हो ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी है ना किसी भी स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूँ ना तो उसकी कभी भी बेइज्जती नहीं करता। अगर उसने कोई गलत काम किया है या कोई मतलब पढ़ के नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ट्राई करता हूँ कि उसको मोटिवेट ही करूँ, डीमोटिवेट नहीं करता। क्योंकि देखो, जब आप किसी को डीमोटिवेट करते हो ना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अब सुबह उठ के डेली बोलोगे ना कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा, 21 दिन आते आते चाहे आप कितने भी बड़े टॉपर हो, आप फेल हो जाओगे। मैं ये बात बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको। तो यही बात बोली गई। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो भी हमारे साथ सेम कर रहे थे, डेली हमको बोलते कि भैया तुम पत्ते पहनते थे, तुम कुछ नहीं करते थे, तुम्हारे से कुछ नहीं होना, तुम बोझ हो देश पे, दुनिया पे बोझ हो, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो हमारे अंदर वही आ गया कि हाँ यार अंग्रेज ही सब कुछ है, हमसे तो कुछ होता ही नहीं, हमने तो कुछ बनाया ही नहीं, देखो अंग्रेज ने रेलगाड़ी बना दी, ये बना दिया, ये बना दिया, जबकि लूटा ही है उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छा एक बार और बता दूं, डेली उठ के मतलब ये मत बोलना कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, आपसे सब कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो दिमाग में होता है ना वही सामने आता है, समझ रहे हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। देखो कोई चीज तब तक मुश्किल लगती है जब तक वो आपके दिमाग में मुश्किल है, वो आसान हो जाती है अगर आप सोच लो कि हाँ जी वो आसान है। ठीक है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, तो ये चीज बताने का ये भी मोटिव था कि कभी हार नहीं माननी और कभी डिमोटिवेट भी नहीं होना। अपने नंबर से अच्छे आए तो आपकी मेहनत से, बुरे आए तो और ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा गलत बोल देते हैं, गलत से मेरे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए, क्योंकि आगे चल के है ना वो थोड़ा सा उसी उसे भी ऐसा लगता है कि यार पढ़ाने के लिए दूसरों को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, अगर वो कभी टीचर बनता है तो, या ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है तो। इसलिए कभी भी किसी को
मारना नहीं चाहिए, आप उसे बोलो, आप उसकी भी तकलीफ समझो, बच्चों की भी 100 तकलीफें होती है, इतना सारा होमवर्क होता है, ये सारी चीजें, जब आप उसकी प्रॉब्लम समझोगे तो वो भी टीचर की प्रॉब्लम समझेगा, पढ़ के आएगा, है ना। तो आप भी, अगर आपके साथ कोई टीचर वगैरह ऐसा करता है तो थोड़ा सा आप भी अपनी तकलीफ बताओ, उनकी भी समझने की कोशिश करो। अगर वो बोलते हैं कि जी ये लर्न करके लाओ, तो अगर 10 चीजें हैं, अगर 10 बार काम बोलते हैं तो कम से कम 8 बार आप करके लाओ। 2 बार आपकी गारंटी देता हूँ, वो 2 बार आपको कुछ नहीं बोलेंगे अगर आप 8 बार अपना काम करके लाओगे तो। ठीक है जी, चलो। तो यही बात मैंने आपको क्यों बताई कि आप मतलब ये अंग्रेज भी हमारे साथ यही कर रहे थे, तो इसलिए उस टाइम क्या किया गया, 19वीं शताब्दी में, 19वीं सदी में के अंत तक कई भारतीयों को लगने लगा कि राष्ट्र में गौरव की भावना पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास को अलग नजरिए से सोचना होगा। फिर हमने क्या किया, अपने आर्यभट्टा जी के बारे में, ठीक है, हमारे जो मैथमेटिशियन थे, हमारे जो खगोलीय विज्ञान, यानी जो भी हमने तरक्की करी अपने इतिहास में, जो कि अंग्रेजों ने हमारे से छुपाई और जिसको टाल मटोल दिया, उसको हमने दोबारा से लोगों के सामने पेश किया। भारतीयों ने भारत की महान उपलब्धियों की खोज के लिए अतीत की ओर देखना शुरू किया कि जी हाँ, हम भी है कुछ। एक्चुअल में बता दूं, जब अंग्रेज पत्ते पहनते थे ना, तो हमारी एक सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता सुना होगा आपने, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि उन्होंने प्राचीन काल में शानदार विकास के बारे में लिखा। जब मतलब अपने हमारे जो प्राचीन शानदार विकास था, ठीक है, पुराना जो प्राचीन काल था उसके बारे में लिखा। और वास्तुकला, विज्ञान, गणित हो गया, धर्म हो गया, और संस्कृति, कानून और दर्शन, शिल्प और व्यापार फला फूला इसी की वजह से। ठीक है, मतलब सॉरी, जो फला फूला व्यापार था, या हमारा जो दर्शन था, कानून थी, संस्कृति थी, धर्म थी, गणित था, विज्ञान था, वास्तुकला थी, उन सब के बारे में लोगों को बताया कि हाँ उनमें भावना आ सके कि हाँ जी, पहले तो इकट्ठा हो सके वो सारे के सारे, है ना। क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री थी वो सबकी हिस्ट्री है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि मेरी हिस्ट्री, तो मतलब आपकी हिस्ट्री, ठीक है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले हर एक बंदे की वो हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसी तरीके से कि सारे के सारे लोगों में अपने देश को लेकर थोड़ा सा आ सके कि हाँ जी, हमारे में देशभक्ति की भावना है और हम कर सकते हैं कुछ, अंग्रेजों को भगा सकते हैं, और अगर वो चले भी गए यहाँ से तब भी हम अपने देश को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। ये भावना क्रिएट करने के लिए अपने इतिहास का एक तरह से पुनर्जीवन किया हमने, पुनर्व्याख्या की, जो अंग्रेजों ने खराब कर दी थी, एक दूसरा इतिहास, एक सच्चा इतिहास बताया लोगों को। ओके, चलो जी, यहाँ पर हमारा चैप्टर तो खत्म होता है, मेरी बात सुनो, बट एक बार मैं बुक दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में सबसे पहले तो सविनय आंदोलन की सीमाएं लिख लो, और दूसरा टॉपिक आपसे सामूहिक अपनेपन की भावना। अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि भारत माता की छवि के बारे में, या लोक कथाओं का पुनर्जीवन कैसे किया गया, या चिन्हों व प्रतीकों का प्रयोग जो है वो हमारे जो हमारा आंदोलन था, ठीक है, आजादी का आंदोलन था, उसमें किस तरीके से किया गया, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है ना, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूँ आपको। बुक की पीडीएफ हम खोल लेते हैं, देखो बुक की पीडीएफ आपको दिख रही होगी। अब है ना, इसमें एक और ये लास्ट टॉपिक दे रखा है, एक चीज और बता देता हूँ, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। ये हम पेन ले लेते हैं, हाँ जी, यहाँ सही चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन, देखो उसके बाद क्या हुआ, 1942 का टाइम आता है, ठीक है, 1942 का टाइम आया था, सारे के सारे लोग जो हैं, गांधी जी भी बोलते हैं बहुत अहिंसा हो गई, ठीक है, ये तो कुछ मान ही नहीं रहे ब्रिटिश बात। तो उसके बाद क्या जाता है, 1942 में एक आंदोलन शुरू किया जाता है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लिश में बोले तो क्विट इंडिया मूवमेंट। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, तो मैं आपको बताऊं, 14 जुलाई 1942 में अपने जो कांग्रेस की जो कार्य समिति थी, उन्होंने एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, और उसके बाद उसको माना गया, अंग्रेजों को यहाँ से मतलब भगाने की पूरी पूरी कोशिश करी और भाग भी गए। क्योंकि उस टाइम है ना, क्रिप्स मिशन था एक, वो भी फेल हो चुका था, और जो दूसरे विश्व युद्ध में भी पूरा हमारा एक असंतोष फैला हुआ था भारत में, क्योंकि बहुत जो सेकंड विश्व युद्ध था उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो रही थी, और ब्रिटिश भी एक तरह से उसमें व्यस्त थे। तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का हमें बहुत फायदा हुआ, और अंग्रेज यहाँ से निकल गए। बहुत बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि हमारे राम मनोहर लोहिया हो गए, ठीक है, हमारे अरुणा अरुणा अफज अली, ठीक है, दिल्ली के अंदर एक अरुणा अफज अली रोड भी है, बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर उनके नाम पे रोड भी बनी है। राम मनोहर लोहिया जी हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, इनके बारे में आप पढ़ोगे जब आप 11th 12th में, अगर पोल साइंस लेते हो तो इनके बारे में पढ़ोगे, या आर्ट्स लेते हो तो इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और बाकी हमारे अलग अलग लोग थे, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, असम से भी थे, ठीक है, कनकलता बउआ, ठीक है, कनकलता बउआ, और उड़ीस से रमा देवी, ठीक है, और हमारे बंगाल से भी थे हजारा। ओके, तो मतलब अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और
आगे क्या लिखा है, अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इस इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। ठीक है, दबाने में भी अधिक समय लग गया और एंड में यहाँ से रफा दफा हो लिए अंग्रेज। ठीक है जी, आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो लाइव सेशन रखेंगे। जो भी आपका डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे आप मेरे से पूछ सकते हो लाइव सेशन में। मैं सारे के सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सारे बच्चों के क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए उनको। ठीक है, हाँ वो अलग बात है अगर कोई क्वेश्चन रिपीट पूछेगा बच्चा, मतलब बाद में आता है कोई स्टूडेंट और वो बच्चा दोबारा सेम क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उनको ये बोल दूंगा कि आप वीडियो जो है शुरुआत से देख लेना, तो उनके डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ओके चलो, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं उसी में बताऊंगा। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर वगैरह भी अपलोड हो जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से खास रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि इंग्लिश में तो मिल जाता है, हिंदी में नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। ओके, और आप नीचे कमेंट में एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप मेरे को बताना कि लाल, बाल और पाल, इनके फुल नेम बताओ। लाल बाल पाल है ना, 3 हमारे फ्रीडम फाइटर को कहा जाता था, उनके नाम बताना आप मेरे को। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और हर वीडियो में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सेम सामूहिक अपनेपन की भावना। शायद आपके वीडियो जो देख रहे हो, आपका धर्म अलग हो सकता है, आपकी जाति अलग हो सकती है, आपकी लैंग्वेज, मैं हिंदी बोलता हूँ, आपकी शायद जो मूल भाषा हो वो हिंदी ना हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, या कन्नड़ हो, या अपनी बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बट देश तो एक है ना। तो कम से कम कोई चीज तो हमको साथ में लेकर आ रही है, इसलिए दोबारा से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।